दोस्तों ये तारीख है मार्च 1918। अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज जो 10,800 टन फ्यूल को ब्राजील से बाल्टीमोर ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। इसका नाम यूएसएस साइक्लोप्स है। इसमें कुल मिलाकर 309 क्रू मेंबर्स है। कैप्टन चलते हुए हर चीज को क्लियर होने का सिग्नल देता है और जहाज अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है। ना ही कोई मौसम की खराबी है और ना ही समुद्री डाकों का खतरा, मगर फिर भी जहाज अपने तय करदा वक्त पर बाल्टीमोर नहीं पहुंचता। ये वर्ल्ड वार 1 का तकरीबन इख्तिताम था। अमेरिका को इस बात का मुकम्मल खदशा होता है कि जर्मनी ने उनका जहाज धर लिया है। जब जहाज की तलाश शुरू होती है तो पांव तले जमीन खिसका देने वाले इंकशाफात होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जहाज में मौजूद कोई भी क्रू मेंबर या थोड़ा बहुत फ्यूल गायब नहीं हुआ, बल्कि सारे का सारा जहाज ही समंदर निकल गया। कैसे, किसी को नहीं पता। ना ही जहाज का कोई मलबा मिलता है और ना ही किसी क्रू मेंबर का कोई सुराग और ना ही फ्यूल का कोई अता पता। अब यहाँ पर कुछ सवालात जो हर बंदे के दिमाग में उछल रहे थे वो ये कि अमेरिका जैसे मुल्क का जहाज आखिर कहाँ चला गया। अगर समंदर में गर्क हुआ तो लाजमी सी बात थी कि तकरीबन 11,000 टन फ्यूल हर तरफ फैल जाता और साफ पता चल जाता कि जहाज जहाँ है। जहाज के गायब या गर्क होने से पहले कैप्टन की तरफ से किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं मिलता। इतनी हाई सिक्योरिटी की वजह से समुद्री डाकू तो सारे का सारा जहाज गायब करने से रहे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी एडी चोटी का जोर लगाते हैं, मगर जहाज की कुछ खबर नहीं मिलती। हाँ, एक चीज जो सबको खटकती है वो था जहाज का रास्ता। जहाज जिस रास्ते से बाल्टीमोर जा रहा था वो बरमूदा ट्रायंगल के बीच आता है। सबका शक उसी की तरफ जाता है कि जैसे इससे पहले सैकड़ों छोटे बड़े जहाज और किश्तियां बरमूदा ट्रायंगल निकल गया, शायद ये जहाज भी उसने अपने पेट में ढाल लिया हो। आखिर ये क्या है बरमूदा ट्रायंगल? इसका फेवरेट खाना कश्तियां और जहाज क्यों है? न सिर्फ बहरी जहाज बल्कि कई हवाई जहाज भी जो इस एरिया के ऊपर से उड़ते हैं सीधा इसके पेट में जा गिरते हैं। आप अगर अब भी बरमूदा ट्रायंगल वाली जगह पर पानी के नीचे जाएं तो आपको लातादाद जहाजों के मलबे, इंसानी ढांचे और पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। क्या ये एरिया जियोग्राफिकली ऐसा है या इसमें किसी और मखलूक का बसेरा है जो किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देती? ये जो सच्चा वाकया हमने आपको अभी सुनाया है, इसके अलावा भी कई और किस्से हैं जो इस बरमूदा ट्रायंगल की दहशत पर मोहर लगाते हैं, मगर वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये बरमूदा ट्रायंगल किस ब्लॉक का नाम है और ये कहां पर है। Why have so many ships come to grief in these crystal clear seas, so close to land? 1945, when a group of 5 aircraft mysteriously disappeared. दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन नॉर्थ वाली साइड पर एक ऐसा एरिया है जो है तो ट्रायंगल शेप का, मगर इसकी बाउंड्रीज आज तक डिफाइन नहीं की जा सकी। माहिरीन ने जान छुड़वाने के लिए कह दिया कि यह अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा के साहिल से लेकर समंदर में मौजूद बरमूदा आइलैंड तक फैला हुआ है। हालांकि इसका जो खौफ बरमूदा आइलैंड के पास देखने को मिलता है, इसका 1% भी फ्लोरिडा के साहिल पर नहीं है। और कहने का तो इसकी रेंज अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा तक फैली है, मगर समंदर में मौजूद बरमूदा आइलैंड पर हुक्मरानी ब्रिटिश करते हैं, मतलब ये यूके के कंट्रोल में है। खैर, 44,000 मील तक फैले हुए इस इंतहाई पुरस्कार जगह के बारे में कहा जाता है कि आज तक इसने अपने ऊपर से गुजरने वाले किसी हवाई जहाज को छोड़ा है और ना ही तैर कर अपने पास आने वाले किसी बहरी जहाज या कश्ती वगैरह को। ये जगह उनका नामो निशान ऐसे मिटाती है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इसके आगे घुटने टेक चुकी है। अब जो चीज सबसे ज्यादा पुरस्कार देखी गई वो ये थी कि जो बहरी जहाज या कोई और ऑब्जेक्ट बरमूदा ट्रायंगल के पास से भी गुजरता है, ये उसे भी मैग्नेट की तरह अपने अंदर खींच लेती है। अब इस चीज को लेकर माहिरीन ने 3 तरह की थ्योरीज पेश की हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। थ्योरी नंबर 1, द वेव्स। सबसे पहले तो ये समझा गया कि बरमूदा ट्रायंगल में कभी कभार बहुत ऊंची ऊंची वेव्स पैदा होती हैं। उनकी लंबाई तकरीबन 100 फीट तक होती है और यही ऊंची लहरें अच्छे भले बहरी जहाज और बाकी ऑब्जेक्ट्स का बेड़ा गर्क कर देती हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस थ्योरी को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बहुत से हवाई जहाज भी तो इसने तबाह किए हुए हैं। अब मैं 100 फीट यानी 350 मीटर ऊंची लहर हजारों फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज को कैसे खींच सकती है, इसलिए ये थ्योरी शुरू होते ही खत्म हो गई। थ्योरी नंबर 2, द मैग्नेटिक थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी भी पहले से मिलती जुलती है, मगर ज्यादा काबिल कबूल है। सबसे पहली बात तो यह कि अटलांटिक ओशन का तकरीबन कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां इतनी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। अटलांटिक ओशन तो बेचारा बड़ा खामोश सा और ठंडा सा समंदर है, मगर क्या वजह है कि सिर्फ यही मखसूस हिस्सा ही बेचैन है? इसकी वजह यहाँ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड समंदर के बाकी किसी भी एरिया से कई गुना ज्यादा है। यही मैग्नेटिक फील्ड्स
इतनी बड़ी लहरों की वजह बनती हैं, जो छोटे मोटे बहरी जहाज़ों और कश्तियों को गायब करने के लिए काफ़ी हैं। अब बारी आती है कि हवाई जहाज़ भला कैसे गर्क हो गए इसमें। तो इसके भी दो ही जवाब हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो जहाज़ कम बुलंदी पर उड़ रहे हों और बदकिस्मती से लहरों की जद में आ गए, और दूसरी वजह जो हकीकत के ज़्यादा करीब है वो ये कि इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड्स ने जहाज़ों और बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ इतनी ताकत से खींचा हो कि वो बेचारे अपना रास्ता ही भटक गए और सीधा इसकी भयानक कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। क्योंकि इस तरह के वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं कि जहाज़ों का रास्ता गैर मामूली तौर पर तब्दील हुआ और वो फिर ऐसे गायब हुए कि उनके निशानात ढूंढना भी एक काम बन गया। थ्योरी नंबर 3, तीसरी थ्योरी वही है जो हमेशा से चलती आ रही है कि लोगों का ख्याल है कि इस जगह कोई सुपर नेचुरल पावर है या कोई एलियन है या कोई बड़ा सा जानवर है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, जो इन सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। वो नहीं चाहता कि कोई चीज़ उसके घर के पास से भी गुजरे। अब जैसा कि आपको पता है कि साइंस तो नाम ही मुशाहदात का है, जब तक ये थ्योरी सच्चाई में नहीं बदल जाती तब तक कोई भी इस चीज़ पर यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी इंसानी दिमाग के लिए इस तरह की बातें हजम करना कदरे ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। सभी सबूतों और माहिरीन की रिसर्च को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि थ्योरी नंबर 1 यानी वेव्स वाली थ्योरी और थ्योरी नंबर 2 यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज कंबाइन तौर पर ठीक है। असल में होता कुछ यूं होगा कि हाई मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बुलंद तरीन लहरें जन्म लेती होंगी जो इर्द गिर्द मौजूद हर चीज को अपने अंदर समो लेती होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को फेल करके या मुकम्मल तौर पर इम्पैक्ट करके उन्हें भी इसी खौफनाक कब्र की तरफ खींच लेती होंगी। क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हवा में उड़ने वाले परिंदे और जहाज़ ज़मीन की मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई वहीं काम तमाम हो जाता है। दोस्तों चलिए आपको एक और किस्सा सुनाते हैं जो आपके दिमाग को मजीद चकरा देगा। 22 दिसंबर 1967 को विचक्राफ्ट नामी एक इंतहाई लग्जरी यॉट डैन ब्रॉक और उसके दोस्त पैट्रिक हॉर्गन को लेकर मियामी से निकलती है। साहिल से सिर्फ 1 मील दूर जाने पर कंट्रोल टावर को कैप्टन डैन ब्रॉक का मैसेज आता है कि हमारी यॉट का किसी बहुत बड़ी चीज से एक्सीडेंट हो गया है। मगर हैरानगी की बात यह है कि यॉट को किसी भी किस्म का कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। वो चीज जो टकराई वो क्या थी ना ही कैप्टन को पता था और ना ही किसी और को। मगर फिर यह खबर सुनते ही रेस्क्यू टीम उनकी तरफ जाती है ताकि मामले का सही से अंदाजा लगाया जा सके। रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में सिर्फ 19 मिनट लगते हैं, मगर जब वो लोग कैप्टन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां ना ही यॉट होती है और ना ही कैप्टन। 23 फुट लंबी यॉट और उसमें सवार हट्टे कट्टे 2 इंसानों को समंदर निकल गया या आसमान ने उठा लिया, किसी को कुछ पता नहीं था। अगली मजे की बात यह थी कि उस यॉट में हर वो सामान मौजूद था जो डूबते वक्त काम आता है, जैसा कि लाइफ जैकेट्स, लाइफ बोट्स, फ्लेयर गन, ताकि मुश्किल के वक्त इन गन्स की मदद से रोशनी की मदद बुलवाई जा सके। मगर हैरत अंगेज तौर पर इन सभी चीज़ों में से किसी एक का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। और तो और यॉट को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था कि उसका डूबना लगभग नामुमकिन था। इस वाक़े ने फिर से कई सवालात माहिरीन के सामने ला खड़े किए। अभी तक तो हम ऊंची लहरों और मैग्नेटिक फील्ड्स का ही रोना रो रहे थे, मगर इस केस में तो यॉट के साथ कोई बड़ी सी चीज़ टकराती है और फिर यॉट को कुछ भी नहीं होता। मगर जब 19 मिनट बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो वहां ना ही यॉट होती है और ना ही दोनों दोस्त। ये काम ना ही किसी लहर का था और ना ही किसी मैग्नेटिक फील्ड का। तो फिर क्या था? ये सवाल आज भी एक्सपर्ट्स की नींदें हराम किए हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल पिछली 2 सदियों की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। जिस दिन ये सॉल्व हो गई उस दिन न सिर्फ कई बहरी जहाज़ों के गर्क होने की सही रीज़न पता चल जाएगी, बल्कि फ्यूचर में जो हादसात इसकी वजह से होने हैं उन्हें भी रोका जा सकेगा।